हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह मकर लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी है, यानी आयु के स्वामी है। ज्यादातर कुंडलियों में अष्टम भाव के स्वामी को अकारक माना जाता है, परंतु यदि अष्टम भाव के स्वामी सूर्य या चंद्रमा हो तो उनको अकारक नहीं माना जाता है, या अकारक का दोष उनको नहीं लगता है, ऐसा माना जाता है, या अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। और सूर्य दसम भाव में अपने नीच राशि में विराजमान है, परंतु सूर्य पहली बात कि लग्न से केंद्र में विराजमान है, और दूसरी बात कि सूर्य जो है वह 10 अंश से ऊपर है, इसलिए इनको नीच नहीं माना जाएगा। यानी तुला राशि में 10 अंश तक परम नीच के माने जाते हैं। उसके ऊपर अंश पर जाने के बाद नीचता का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो सूर्य विराजमान है, जिसके कारण कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ पिता राज एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, उच्च पद प्राप्त होता है, आयु में वृद्धि होती है, और यहाँ से चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। तो आपको सूर्य का मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए, पिता की सेवा करनी चाहिए। चंद्रमा इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है, यानी पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है, दैनिक जो रोजगार के स्वामी है, और चंद्रमा आय भाव में विराजमान है। तो यदि सप्तम भाव के स्वामी आय भाव में विराजमान हो जाते हैं तो पत्नी के माध्यम से भी आमदनी के योग बनते हैं, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, आमदनी बहुत अच्छी होती है। परंतु चंद्रमा यहाँ नीच राशि में विराजमान है। देखिए, तो जिस प्रकार सूर्य के विषय में मैंने बताया, तो चंद्रमा भी 3 अंश तक वृश्चिक राशि में परम नीच के माने जाते हैं, और चंद्रमा तो 21 अंश के हैं, इसलिए यहाँ पर नीच का प्रभाव ज्यादा नहीं होगा। पहला बात कि आपको इसको नीच नहीं मानना चाहिए। दूसरी चीज कि यहाँ पे चंद्रमा के साथ मंगल भी है, जो कि स्वराशि में विराजमान है, इसलिए चंद्रमा को नीच नहीं माना जाएगा। परंतु चंद्रमा पर जो है शनि की दृष्टि है। देखिए, शनि की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, तो नीच वाली समस्या तो खत्म हो गई, परंतु चंद्रमा यहाँ जाकर राहु और शनि दोनों से पीड़ित हो गए। अब जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, धन का नुकसान भी हो जाता है, मानसिक परेशानी बनी रहती है, और पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, मतभेद बना रहता है, विवाह में विलंब भी हो जाता है। तो इस बात को समझना जरूरी है। मैंने पहले अकेले चंद्रमा का फलादेश बताया, फिर जो 2 ग्रह उसको पीड़ित कर रहे हैं उसके अनुसार फलादेश बताया। चंद्रमा यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, परंतु जब पीड़ित हैं तो श्रेष्ठ सुख कैसे मिलेगा? इसलिए जो ग्रह पीड़ित कर रहे हैं उनसे संबंधित दान उपाय करना आवश्यक है, और जो ग्रह पीड़ित हो रहा है उसका हमें मंत्र जाप इत्यादि करना जरूरी है। मंगल जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है, माता भूमि भवन वाहन के स्वामी है, और आय भाव के स्वामी है, खुद के घर में विराजमान है, परंतु 28 अंश के हैं। देखिए, अंश बल में बिल्कुल कमजोर है। स्वराशि में तो है, स्थान बल में तो मजबूत है, लेकिन अंश बल में कमजोर है। और स्वराशि में विराजमान है तो आमदनी बहुत अच्छी होती है, अचानक लाभ प्राप्त होता है, माता भूमि भवन वाहन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं द्वितीय भाव में, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान के सुख में सफलता प्राप्त होती है, और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। परंतु जिस प्रकार चंद्रमा राहु और शनि से पीड़ित हो रहे थे, उसी प्रकार राहु से मंगल और शनि भी पीड़ित हो रहे हैं, तो जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और धन से संबंधित इन सबकी दशा अंतरदशा में नुकसान होने की भी संभावना रहती है। और मंगल माता भूमि भवन के स्वामी है और यह पीड़ित हो रहे हैं, तो उन सब क्षेत्रों में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो इसलिए यहाँ पे मंगल का मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए, हनुमान चालीसा पाठ करना चाहिए, कार्तिकेय जी की आराधना करनी चाहिए, और राहु शनि से संबंधित जो उपाय आपको बताए गए हैं वह भी करना चाहिए, तब जाकर सफलता प्राप्त होगी। बुध इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी हैं, रोग एवं शत्रु के स्वामी हैं, और भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, और यहाँ दसम भाव में विराजमान है। बुध जो है वह भाग्य भाव के स्वामी और दसम भाव में विराजमान है सूर्य के साथ, इसको बुध आदित्य योग भी कहा जाता है, और यहाँ पे सूर्य भी किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है। तो यहाँ जो बुध विराजमान है, जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, और यहाँ से चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है।
और बुध वक्री है, इसका मतलब कि इनमें और भी ज्यादा बल है। जैसे सूर्य 24 अंश के हैं और बुध 11 अंश के हैं और वक्री है, तो इसलिए यहाँ पे अस्त नहीं माना जाएगा, अस्त का प्रभाव बहुत कम रहेगा। तो बुध यहाँ पर अच्छा लाभ दे रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति बुध से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, जॉब इत्यादि, तो उसमें भी सफलता प्राप्त होती है। गुरु जो है इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है, खर्च के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है, भाई बहन के स्वामी है, और मकर लग्न की कुंडली में गुरु को अकारक माना जाता है। परंतु ऐसा नहीं है कि हम हमेशा परेशानी ही करेंगे, उसमें फलादेश भी देखना जरूरी है। तो यहाँ जो गुरु हैं भाग्य स्थान में विराजमान है बुध के घर में, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से और परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है। बाहरी स्थानों के संपर्क से भी भाग्य की उन्नति होती है। धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ सामान्य परेशानी होती है, ऐसा नहीं कि कोई भयंकर बीमारी हो जाएगी, कुछ सामान्य परेशानी इत्यादि होती है, परंतु मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। और तृतीय भाव में स्वराशि में देखने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, ऐसे व्यक्ति परिश्रमी, हिम्मती, निडर होते हैं, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। गुरु से संबंधित आपको दान उपाय इत्यादि करना चाहिए। और उसके बाद हम गुरु के बाद शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। तो शुक्र जो है इस कुंडली में सबसे राजयोग कारक ग्रह है, पंचम भाव के स्वामी हैं, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी हैं, और पिता राज्य रोजगार के स्वामी हैं। परंतु यहाँ दसम भाव के हिसाब से देखा जाए तो स्वयं के द्वादश भाव में चले गए और अपने नीच राशि में भी चले गए। हालांकि इसके स्वामी बुध लग्न से केंद्र में है तो उसको नीच भंग भी माना जाता है, लेकिन शुक्र को प्रबल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है और स्वयं से द्वादश भाव में भी चले गए, इसलिए बहुत अच्छा लाभ प्राप्त नहीं होता है। और विवाह के भी कारक होते हैं शुक्र, और सप्तम भाव के स्वामी भी पीड़ित हैं और सप्तम भाव के कारक भी होते हैं शुक्र, तो इसलिए शुक्र को प्रबल करना आवश्यक है, क्योंकि यह राजयोग कारक ग्रह भी है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है, और पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है, और विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से तृतीय भाव में दृष्टि के कारण भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है। शनि जो है इस कुंडली में लग्नेश है, सबसे मुख्य ग्रह है और धन भाव के भी स्वामी है, और यह भाग्य स्थान में शनि विराजमान है, तो जिसके कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, धन एवं कुटुंब का भी अच्छा सुख प्राप्त होता है। परंतु जैसा कि आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि कोई भी ग्रह लाभ और हानि दोनों देते हैं, जहां बैठते हैं उसका फलादेश अलग होता है, जहां दृष्टि डालते हैं उसका फलादेश अलग होता है, तो उसके अनुसार हमें उसका उपाय इत्यादि करना चाहिए। अब लेकिन शनि जब यहाँ दृष्टि डालेंगे मंगल और चंद्रमा पर, तो क्या होगा कि माता, भूमि, भवन, आमदनी, पत्नी, वैवाहिक जीवन, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होगी और मानसिक परेशानी भी होगी। तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है और नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए शनि से संबंधित उपाय भी करना आपको आवश्यक है। राहु इस कुंडली में सप्तम भाव में विराजमान है, जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। दैनिक व्यवसाय में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यहाँ से मंगल और चंद्रमा दोनों को देख रहे हैं, जिसके कारण आमदनी में तो परेशानी होती है, धन का नुकसान भी होता है, और माता, भूमि, भवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, लेकिन भाई बहन के सुख में परेशानी होती है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि गुरु खुद के घर में देख रहे हैं तो भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, राहु यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो भाई बहन के सुख में परेशानी होती है। इसीलिए सभी ग्रहों के फलादेश को देख कर चलना चाहिए कि जो हमें परेशान कर रहे हैं हमें उसका उपाय करना चाहिए, जो उस भाव से संबंधित लाभ दे रहे हैं तो वह बढ़िया है। केतु यहाँ लग्न में विराजमान है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। स्वभाव उग्र होता है और चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है।
यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव में, तो कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। लेकिन सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति को मूत्रेंद्रिय यानी यूरिन से संबंधित बीमारी होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। और ऐसे योग में मैं कई लोगों को देखा हूँ कि देर सवेर कभी न कभी ऐसी बीमारी हो जाती है। इसलिए इस प्रकार के लक्षण दिखे तो तुरंत हमें योग्य डॉक्टर से दिखाना चाहिए। और यहाँ से केतु भाग्य स्थान में शुक्र गुरु शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो शुक्र और गुरु पर दृष्टि डाल के कोई ज्यादा परेशानी नहीं करेंगे केतु, लेकिन शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, यह ठीक नहीं है। तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी होती है, क्योंकि ये शनि के घर में भी हैं और उस पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, और जांघ इत्यादि में चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार आपको समझाने के लिए यह वीडियो बनाया गया था, और आपको जो कुंडली बनाकर भेजा गया उसमें संपूर्ण ग्रहों के फलादेश उपाय इत्यादि बताए गए हैं। तो आप पहले कुंडली को ठीक से पढ़ लें, इस वीडियो को देखें, और फिर आप फोन करके चर्चा करें, या आप हमारे कार्यालय में भी पधार कर चर्चा करें। हरिओम तत्सत।